वेलकम टू माय चैनल्स। मैं फिर आप लोग के सामने एक दूसरा वीडियो लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो क्लास 8 क्लास का पहला वीडियो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको याद करना अति आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फंडामेंटल रूल है। ये जब तक आप याद नहीं कीजिएगा, बेसिक नॉलेज आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप इसको याद नहीं करिएगा। इसलिए इन तथ्यों को मैं आपके सामने लाया हूँ। इसको बाय हार्ट करना अति आवश्यक है। इसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। सबसे पहले इसको याद करने के लिए इस चीज़ को ये वीडियो लाया हूँ। इसमें पहला डिफिनेशन है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहलाते हैं। उसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट दिखाया हुआ है। जितना इधर अप टू सन चले जाएगा, इसको हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको याद करना होगा पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर किसको कहते हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी यदि कोई गिनती की संख्या शून्य से शुरू होती है तो उसको मैथमेटिक्स का डिफिनेशन में हम होल नंबर में जानेंगे कि उसको शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को होल नंबर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमको देखना होगा नंबर 3 में दिया है कि भिन्न, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन का डिफिनेशन हमको देखना होगा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो एक संख्या जो हमेशा a बटा b के रूप में रहता है, a बटा b के रूप में हो, जहाँ a और b प्राकृतिक संख्या हो। हमेशा भिन्न संख्या किस रूप में रहेगा? वो बटा के रूप में रहेगा, a बटा b के रूप में रहेगा, और a b जो क्या होगा तो प्राकृतिक संख्या होगा। उसे भिन्न संख्या कहलाते हैं, यानी फ्रैक्शन कहलाते हैं। उसके बाद हम चौथा नंबर डिफिनेशन में आने से पहले हम 5वां नंबर डिफिनेशन को देखते हैं। इंटीगर नंबर क्या है? तो इंटीगर, जिसको हिंदी में पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ये सब डिफिनेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो क्लास इंटर में पढ़ता है या बीएससी में पढ़ता है, मैथमेटिक्स ऑनर्स करता है या फिजिक्स ऑनर्स करता है, या आपको अंडर 10 का कोई भी बच्चा है, इसको जब तक आप इसका डिफिनेशन को आप नहीं समझ पाइएगा तो आप मैथमेटिक्स का अच्छा स्टूडेंट बन ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ का डिफिनेशन जानना ज़रूरी है। जब तक ये सब डिफिनेशन नहीं जानिएगा, आप मैथमेटिक्स आप अपना बना नहीं सकते 100%। इसीलिए इसको कोई भी क्लास का बच्चा हो, इसको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है। इसीलिए सब कोई इसको याद कीजिएगा। इसको हम मैथमेटिक्स का जड़ बोलेंगे। इस सब के बगैर आप नहीं समझ पाइएगा। आप समझिएगा कि हमको इधर मैट्रिक, अंडर ग्रेजुएशन, अंडर इंटर तक या अंडर मैट्रिक तक आपका ये सब डिफिनेशन हम नहीं जानेंगे तो फिर आप ग्रेजुएशन अच्छा कर लीजिएगा। आप इंटीगर नहीं समझिएगा तो इंटीगर आप कैसे जानिएगा कि इंटीगर में क्या क्या नंबर आता है? इंटीगर किसको कहा जाता है, आप कैसे जानिएगा? तो हमको सबसे पहले देखना है कि इंटीगर किसको कहते हैं। कि यदि शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। यदि कोई संग्रह है जिसमें धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है, शून्य भी है, तो हम वैसा संग्रह को हम पूर्णांक यानी इंटीगर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि 0 से लेके
राइट साइड में देखिए 0 1 2 3 4 5 अप टू 1 इधर चला जाता है, -1 -2 -3 इधर चला जाएगा अप टू 1। तो आपको इस चीज़ का जानना होगा कि इंटीगर में नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है। लेकिन यदि हम यहाँ से लेके 0 से लेके राइट साइड को देखेंगे तो अभी हम नहीं लिखे हैं उसका डिफिनेशन, लेकिन इसको हम पॉजिटिव इंटीगर बोलेंगे, इसको हम नेगेटिव इंटीगर बोलेंगे। तब आपको जानना होगा कि इंटीगर क्या है। आपको कोई एक नंबर दे देगा, बोलेगा कि ये इंटीगर में बिलोंग्स टू इंटीगर, तो फिर आप क्या कैसे जानिएगा कि इंटीगर क्या है? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका चौथा डिफिनेशन में। चौथा डिफिनेशन में कहता है कि परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय को इरेशनल बोलेंगे और परिमेय को रेशनल बोलेंगे। तो हम यहाँ पे डिफिनेशन परिमेय संख्या का लिखे हुए हैं। पहले आप परिमेय संख्या का डिफिनेशन को जानिए, उसके बाद आप अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन आपको यहीं पे थोड़ा सा इंडिकेट करके हम बता देंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। एक संख्या जो हमेशा बटा में होता है, जैसे भिन्न का भी उसी तरह डिफिनेशन बताया कि a बटा b के रूप में रहता है। हम दूसरा इसको p बटा q के रूप में लिखे हैं कि हमेशा एक संख्या जो हमेशा p बटा q के रूप में हो, जहाँ p q क्या है, पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होता है, नीचे कभी भी 0 ना हो, लेकिन p q पूर्णांक हो। यानी पॉजिटिव पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दिया है कि q यानी नीचे, नीचे यानी हर, ऊपर को अंश नीचे को हर, इंग्लिश में नोमिनेटर और हर को डेनोमिनेटर कहा जाता है, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। तो वैसा संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसमें आपको एकदम पूरा आपको डिफिनेशन समझ लेना होगा कि जैसे यहाँ भिन्न में फ्रैक्शन में बताएं कि a बटा b का रूप होगा, वो प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव संख्या नहीं होता है। ये चीज़ को आपको दिमाग में सेव कर लेना है कि भिन्न में a बटा b के रूप में बटा का रूप तो होता है, बट ये दोनों नंबर जो होगा नेचुरल नंबर होगा, यानी प्राकृतिक संख्या होगा। ये पांचों डिफिनेशन को आपको पूरा एकदम समझ जाना है। अब रही बात कि चौथा नंबर का परिमेय संख्या, जैसे बताएं, हम इसका अपरिमेय संख्या भी बता देते हैं। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम इरेशनल बोलेंगे। रेशनल में आई आर जोड़ दीजिए, आई आर एक्स्ट्रा जोड़ देगा, इरेशनल समझ जाइएगा। क्या? आई आर, इरेशनल उसको पढ़ा जाता है, इरेशनल नंबर। इसको क्या, अपरिमेय संख्या को क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जितना रूट के अंदर में आता है, क्या आता है? रूट के अंदर होता है, √2, √3, √5, ये रूट के अंदर वाला जितना भी संख्या होता है, इसको अपरिमेय संख्या में आता है। ये सब चीज़ का डिफिनेशन जानना जरूरी है। ठीक है, अब रही बात कि नंबर 6 पे आइए। नंबर 6 पे कहता है कि आपको ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अंडर 10 तक का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या पूछेगा कि प्रत्येक पूर्णांक जैसे होगा तो आप समझ जाइएगा इसको कि पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि p बटा q का रूप में होगा। क्या रूप में होगा? p बटा q का रूप में होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या जरूरी नहीं है कि होगा। हाँ, तो इस चीज़ को आपको समझ जाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि ये तो इंटीगर है, ये क्या है? इंटीगर है। ठीक है, तो इंटीगर में आपको देखिए, इंटीगर 0 और पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, यहाँ पे -1 देना मैंने भूल गया, -1 -2 -3 गैपिंग करने का मतलब ये नहीं है कि वो मिस्टेक हो गया है, ये चीज़ दिया है।
अब यदि हम इसको देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय का डिफिनेशन अभी आपको बताएं कि हमेशा परिमेय संख्या p बटा q का रूप होता है। क्या होता है? अभी देखिए 4 नंबर में डिफिनेशन बताएं तो हम p बटा q का रूप होता है, लेकिन q नीचे कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर का डिफिनेशन में किसी भी चीज़ का बटा में 1 तो लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का, इसका भी बटा में 1 लगाएंगे, इसका भी बटा में 1 लगाएंगे, इसका भी बटा में 1, किसी चीज़ का कोई भी संख्या के बटा में 1 लगा सकते हैं। 1 लगा सकते हैं, यानी p बटा q का रूप आ जाएगा। लेकिन 1 लगाएंगे तो नीचे में तो 0 नहीं आएगा। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है। नंबर 7 पे आ जाइए। नंबर 7 में कहता है कि प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं कि भिन्न संख्या जैसे एक का बटा में 1 लगा देते हैं, 4 का बटा 3 लगा देते हैं, ठीक है। अब माइनस वाला में ले लेते हैं, इसका जैसे क्या है 1 और 4 बटा 3, ये तो भिन्न का रूप है। इसका भी बटा में क्या लगाएंगे, 1 को 1 बटा 1 लगा देंगे तो भिन्न हो जाएगा, यानी ये बटा b का रूप आ जाएगा। तो परिमेय संख्या भी होगा। परिमेय का भी रूप क्या होता है कि p बटा q का रूप, बटा नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि प्रत्येक परिमेय, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि नेगेटिव भी होगा। परिमेय संख्या, नेगेटिव नंबर को भी परिमेय संख्या कहा जाता है, लेकिन नेगेटिव नंबर को भिन्न संख्या थोड़ी कहा जाता है। ओनली a बटा b का रूप होगा, क्योंकि भिन्न संख्या में आपको बताएं कि वो a बटा b का रूप में होगा, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या होगा। दोनों a और b दोनों प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन, वहाँ पे शर्त लगा हुआ कि दोनों क्या है, ये प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्योंकि आपको हम 3 नंबर का डिफिनेशन में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो क्या है, नेगेटिव नंबर तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन भिन्न नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह अवश्य नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या होगा। तो उसी प्रकार 8वां नंबर में परिमेय संख्या के योग के नियम के कुछ गुण धर्म दिया हुआ है, कुछ गुण धर्म है। इस चीज़ को जानना भी जरूरी है। हालांकि इस चीज़ को इंटर में बहुत प्रयोग है, बीएससी में प्रयोग है, एमएससी में प्रयोग है, हर चीज़ में ये सब चीज़ को आप मैथमेटिक्स का जड़ समझना होगा, जड़, इसको जड़। इसके बगैर आप मैथमेटिक्स को आप बेसिक नॉलेज प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। आप समझने में कितनी दिक्कत होगी वो मुझको पता है कि ये सब कितना चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग को बोल देते हैं, एक बार आप अभी देखिए, फिर उसको लिखिए, फिर देखिए 2 बार 3 बार आप इसको बार जब आज देखिएगा, फिर 8 दिन बाद देखिएगा, देखते रहिएगा प्लेलिस्ट से। फिर आपको धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि आपको हर चीज़ बस आपको समझना है कि क्या कहता है। याद करिएगा, वो फिर देखिएगा, आज याद कीजिएगा, 4 दिन बाद सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसीलिए इसको समझ के पढ़िए। आपको हम जितना हद तक हो सके हैं। यहाँ पे एक चीज़ को देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे परिमेय संख्या तो बोला, क्या बोला, परिमेय संख्या बोला, लेकिन यहाँ पे योग का नियम है। परिमेय संख्या का क्या कंडीशन होता है, परिमेय संख्या का आपको थोड़ा देर पहले 4 नंबर पॉइंट में हम बताएं कि परिमेय संख्या p बटे q का रूप होता है, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। ये परिमेय संख्या का कंडीशन बताएं। अब हमको योग का मतलब होता है प्लस का चिन्ह, ठीक है। प्लस का चिन्ह पे आपको फोकस देना है। इस योग में, परिमेय संख्या का योग में क्या क्या होता है। तो गुण में दिया है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्या का योग सदैव परिमेय संख्या होता है। हमेशा परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या को आप जोड़िए, उसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या आएगा। तो इसको आपको समझ लेना है। परिमेय संख्या 1/2, 3/4, कुछ भी चीज़ को दोनों को जोड़िए, फिर वो बटा में ही आएगा, परिमेय संख्या आएगा। बटा में नहीं आएगा तो उसका बटा में 1 लगा के आप परिमेय संख्या बना सकते हैं। माने हमेशा परिमेय संख्या आएगा। इस चीज़ को आपको 2 परिमेय संख्या का योग
हमेशा परिमेय संख्या आता है। अब रही बात उसका नेक्स्ट पॉइंट में दिया है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम हिंदी में किताब में मिलेगा, इंग्लिश में देगा कॉम्यूटेटिव लॉ। मान के चलिए कि दो कम्यूटेटिव लॉ कब बोलेंगे, दो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या x, दूसरा परिमेय संख्या y। इसके जगह पे एक, इसको 2 रख लीजिए, कुछ भी मान लीजिए परिमेय संख्या 1, 2 या बटा में वाला मान लीजिए 2/3, 4/5, कुछ भी ले लीजिए। तो कम्यूटेटिव रूल कहता है कि यदि हम x दोनों को एक बार, इसको x को x प्लस y जोड़े या y प्लस x जोड़े, दोनों हमेशा आपस में उसका बराबर वैल्यू देगा। ठीक है, इस यदि दोनों आपस में बराबर वैल्यू देता है तो उसको हम कम्यूटेटिव लॉ या क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है सहचर्यता का नियम। सहचर्यता का नियम जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट होगा, 3 परिमेय संख्या होगा। 3 क्या होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, 1/2, 3/4, 5/6, इस अब कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों परिमेय संख्या होगा। यदि हम इस कंडीशन एसोसिएटिव लॉ में होता है, पहला 2 को ब्रैकेट में दिया हुआ है, पहला 2 को जोड़ते हैं, उसके बाद तीसरा को जोड़ते हैं। तो पहले वाला 2 को जोड़ते हैं पहले, उसके बाद ये तीसरा वाला को जोड़ते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, लास्ट वाला 2 को जोड़ते हैं, उसके बाद पहला वाला को जोड़ते हैं। तो दोनों को आपस में जोड़ेगा तो हमेशा आपस में बराबर दिखाएगा। तो इस नियम के अनुसार अगर जोड़ते हैं तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि योग जोड़ात्मक समवृत्त का होना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अंडर 6 से लेके 9 तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हालांकि इस चीज़ आगे जाके भी होता है, इंटर में भी है, बीएससी में भी है, लेकिन आइडेंटिटी के रूप में उसको इंग्लिश में कहा जाता है योगात्मक समवृत्त का होना। समवृत्त का होना जोड़ के कंडीशन में, याद रखिएगा, जोड़ का कंडीशन में समवृत्त का होना। तो समवृत्त कोई भी परिमेय संख्या x है, तो x में क्या ऐसा जोड़ दे, कोई एक तो संख्या है उसमें कितना जोड़ दे कि सेम वही संख्या रह जाए। तो हम मान के चले 10 है, तो 10 में 0 रहेंगे तभी ना 10 होगा। 5 रहेगा तो 5 में 0 जोड़ेंगे तभी ना 5 होगा। तो जितना है उसमें क्या जोड़िएगा कि वही संख्या रहेगा। तो यदि x है, इस x में कुछ भी हो सकता है, आप संख्या इसको मान लीजिएगा। तो कहता है समवृत्त का होना उस वक्त कहा जाता है कि x में 0 जोड़े या 0 जोड़ x जोड़े, वो घूर फूर के क्या होता है, x ही बचता है। तो यदि हम कोई भी संख्या में क्या ऐसा जोड़े कि इसको हम उस संख्या का समवृत्त का होना कहलाता है, वही चीज़ होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा चीज़ है कि उसमें कितना जोड़िएगा, जोड़ के कंडीशन में। तो जोड़ 1 रुपया जोड़िएगा, मान के चलिए इसका 10 रुपया वैल्यू है, x का वैल्यू 10 है, इसमें 1 जोड़िएगा तो 11 ना हो जाएगा। हमको 10 ना चाहिए, तो इसमें कितना जोड़िएगा, इसको 0 चाहिए, हमको घूर फूर के परिणाम उतना ही होना चाहिए। तो उसी चीज़ को कहते हैं आप कितना जोड़िएगा। तो x का समवृत्त का होना, 0 को कहते हैं x का समवृत्त का होना, इसीलिए कहते हैं योगात्मक समवृत्त। यहाँ पे गुणात्मक नहीं बोले, गुणात्मक बोलेगा तो फिर हम उसका अलग डिफिनेशन समझाएंगे। तो योग के कंडीशन में समवृत्त का होना यानी जो रहेगा उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही होगा। आपको बस इतना जानकारी रखना है कि x + 0 या 0 + x जोड़ेंगे तो हमको वही परिणाम मिलेगा। योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का इंग्लिश होता ऑपोजिट, क्या, उल्टा। प्रतिलोम को दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे, उल्टा। ठीक है, प्रतिलोम का आसन दूसरा लिख दिए हिंदी, उसका उल्टा बोलेंगे प्रतिलोम का। आपको समझ जाना है कि योगात्मक माने प्रतिलोम का मतलब उल्टा, और उल्टा को इंग्लिश में ऑपोजिट बोलते हैं। तो का होना, तो यदि आपके पास मान के चलिए कि -10 है तो आप +10 मानिए, यहाँ -5 है तो +5 मानिए। माने जो चीज़ होगा उसका उल्टा चिन्ह, प्रतिलोम, चिन्ह में उल्टा, लोम उल्टा। ठीक है, -10 है इसलिए +10, उसका परिणाम लेकिन 0 होगा। माने जितना चिन्ह में उतना नेगेटिव में है उतना पॉजिटिव जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो x यदि पॉजिटिव में है तो नेगेटिव जोड़िए, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव जोड़िए, यानी उसी को कहते हैं प्रतिलोम, माने उल्टा। जो चीज़ होगा जितना है उसका उल्टा, -5 तो +5, -10 तो +10,
-20 तो +20, -100 तो +100, जितना होगा उसका उल्टा। और उल्टा को तो आप लिख दिए यहाँ पे प्रतिलोम, उसका भाषा को समझना जरूरी है। तो योगात्मक प्रतिलोम ऑपोजिट का होना कहते हैं, जितना चीज़ का उसका उल्टा होना। अब रही बात कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है परिमेय संख्याओं के गुणनफल में, देखिए यहाँ पे गुणनफल में, परिमेय संख्या के गुणनफल में निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, यानी जोग भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का जोग भी परिमेय संख्या होता है और गुना भी परिमेय संख्या होता है। आपको दोनों चीज रखना है। चिन्ह में भी याद रखिएगा, तो जोड़ सीधा सीधा चिन्ह होता है। आपको थोड़ा ट्रिक बता देते हैं, जोड़ का चिन्ह क्या होता है? सीधा होता है, और गुना में जाइएगा तो तिरछा होता है। चिन्ह तो वैसे ना है। तो आपको बस इतना याद रखिएगा कि जोड़ में भी परिमेय संख्या का जोड़ में भी परिमेय संख्या होता है और गुना में भी परिमेय संख्या होता है। गुणन का मतलब गुना, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा सदैव हमेशा परिमेय संख्या होता है। उसमें भी आप देखिए क्रम विनिमय का नियम, यहाँ पे गुना का कंडीशन में बताया है। तो गुना का कंडीशन में दो क्रम विनिमय का यानी कम्यूटेटिव लॉ में दिया है कि दो परिमेय संख्या है, लेकिन बीच में देखिए गुना, तो x गुना y करिए या y गुना x करिए, दोनों कम्यूटेटिव में सेम चीज़ है। उसी प्रकार सहचारिता का नियम, तीन को कंडीशन होगा x y z, खाली बीच में क्या पहला दो को याद रखिएगा कि जब एक साइड लेफ्ट साइड वाला करेंगे यानी LHS को करेंगे, इसको LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। तो यदि LHS वाला कर रहे हैं तो पहला दो को गुना कर रहे हैं, फिर बाद में तीसरा को गुना कर रहे हैं, या तो लास्ट वाला दो को पहले गुना कर रहे हैं उसके बाद इसको गुना कर रहे हैं। तो आपस में हमेशा बराबर होगा। उसके बाद फिर देखिए संवृद्ध का होना, गुना का कंडीशन में सभी परिमेय संख्या x के लिए कितना गुना करिएगा। गुना का कंडीशन में आपको बोला है कि गुणन का कंडीशन में तो आप कितना गुना करिएगा कि उतने होना चाहिए। तो जब तक आप एक से गुना नहीं करिएगा तो आपको उतने परिणाम मिलेगा नहीं ना मिलेगा। तो कहता है गुना का कंडीशन में x का संवृद्ध का होना, x का संवृद्ध का होना माने एक होना, कितना से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा वही होगा। 0 से गुना कीजिएगा तो 0 इज मल्टीप्लाई इज होल टर्म इक्वल टू 0। इसीलिए आपको ये चीज़ का याद रखना है, गुना का कंडीशन में गुना किया जाता है 1 से, और 1 को संवृद्ध का x का संवृद्ध का होना कहा जाता है 1। हाँ, x का संवृद्ध का होना या 1 गुना x, उसको एक से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, हाँ, इसीलिए गुणात्मक प्रतिलोम ऑपोजिट का होना उसी को कहते हैं। x का गुना का कंडीशन में कितना गुना कीजिएगा उसका आपको दिमाग में सेट रखना है कि गुना का कंडीशन में हमको इक्वल टू हमेशा 1 आना चाहिए, और योग का कंडीशन में आपको क्या बताया अभी 0 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको जोड़ का कंडीशन में 0 आ रहा था, इसमें आपको x का 1/x, हाँ, 5 का 1/5, 7 का 1/7, जितना रहेगा 1/7 का 7, यदि इसका पूछेगा तो इसका 7, 1/5 तो 5, 1/9 तो 9, मैंने बटा रहेगा तो आपको गुना करना है, बस इतना। x का उल्टा जितना होगा, यहाँ पे 10 रखिएगा तो 1/10, 9 रखिएगा तो 1/9, 20 रखिएगा तो 1/20, जितना रखिएगा आपको उतने से उतने गुना करिएगा। ये कट जाएगा तो लास्ट में 1 बचेगा, तो 1 को पहले रखिए, इसको गुना करिए, आपस में बात बराबर है। नेक्स्ट चीज़ में आप थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा कटा लगता है, गुणात्मक प्रतिलोम ऑपोजिट साइड का होना, इसको आपको कंडीशन में याद रखना है कि गुना का कंडीशन में x का ऑपोजिट उल्टा यानी 1/x, यानी काट छाट के 1 होगा, उसी 1/x रहेगा तो उसका x, ये चीज़ आपको होगा, ठीक है। लास्ट में शून्य के गुना शून्य से गुना, तो आप किसी भी संख्या को 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना 1 10 5 जो भी रहे, शून्य से गुना आप किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी संख्या को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इज मल्टीप्लाई इज होल टर्म इक्वल टू 0, बस 0 से गुना किसी भी संख्या को करेगा तो हमेशा वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। हाँ, तो यही अब तक है। और एक थोड़ा सा और लंबा थोड़ा सा और एक चीज़ बता देते हैं आखिर में, गुना का योगात्मक विवरण क्या कहता है, गुना का योगात्मक विवरण किसी 3 परिमेय संख्या x y z के लिए उसी तरह से x को पहले गुना में रख दिए y प्लस z। आपको कंडीशन देखिए, ये गुना का योगात्मक विवरण क्या कहता है, विवरण वितरण, जैसे आप तोड़िए करिए, इसको गुना करके यदि दोनों को बीच में प्लस रखिए, देखिए अंदर में प्लस है, इसको यदि इसके साथ गुना करिएगा तो x इंटू वाई, क्योंकि बाहर में गुना करना है, फिर बीच में प्लस चिन्ह को ले लिए, प्लस चिन्ह को लिख दिए, फिर x को फिर इसके साथ जिन गुना करेंगे तो x इंटू जेड।
नंबर 10 पे आइए, परिमेय संख्या के व्याकलन। व्याकलन किसको बोलेंगे, याद रखिएगा। व्याकलन मतलब घटाव। घटाव को हिंदी का किताबी भाषा में व्याकलन लिखा जाता है। व्याकलन ही ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक में आपको व्याकलन शब्द मिलेगा। देखिए, परिमेय संख्याओं को व्याकलन यानी घटाव के निम्नलिखित नियम है। उधर क्या बताएं, जोड़, फिर गुना और फिर घटाव। भाग वाला कंडीशन में नहीं होता है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब तक इस चीज़ को डिफिनेशन नहीं है, 8 क्लास का पहला चैप्टर परिमेय संख्या का जो चैप्टर है, रेशनल नंबर चैप्टर, वो नहीं समझ पाइएगा, आपको गारंटी बोलते हैं। इसलिए यदि आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको प्राप्त करना है, आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते हो, आप इसको याद करिए, नहीं तो आपका चारा नहीं चलने वाला है, आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, ये घटाव का कंडीशन में पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड का कंडीशन में आपको नहीं बता रहे हैं। नंबर पॉइंट में कहते हैं कि सभी परिमेय संख्याओं x y के लिए, कोई भी परिमेय संख्या x y के लिए यदि हम उसको, अब व्याकलन ना बोला जी, व्याकलन का मतलब घटाव, तो देखिए x माइनस वाई भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी जोड़ का कंडीशन में भी परिमेय संख्या होगी, गुना का कंडीशन में भी परिमेय संख्या होगी, घटाव का कंडीशन में भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का घटाव परिमेय संख्या होगी। जोड़ में भी परिमेय संख्या होगा, उसके बाद घटाव में भी परिमेय संख्या होगा, गुना में भी परिमेय संख्या होगा। तो आपको इस चीज़ को याद करने में बड़ा सुविधा होगा कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाव या गुना, तीनों कंडीशन में परिणाम आएगा, क्या आएगा, तो परिणाम परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, तो परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में रहता है, और q नीचे जो होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p q पूर्णांक संख्या होता है। पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है, नेगेटिव संख्या भी हो सकता है, हाँ, 0 भी हो सकता है ऊपर में, लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि परिमेय संख्या के व्याकलन में ना एसोसिएटिव लॉ और ना ही कम्यूटेटिव लॉ काम करता है। परिमेय संख्या का व्याकलन में, क्या बोला रे, व्याकलन में, समझे सर, व्याकलन में घटाव को कंडीशन में ना एसोसिएटिव लॉ काम करता है और ना ही कम्यूटेटिव लॉ काम करता है, कोई लॉ इसमें काम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको हम बताना चाहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं x y का दोनों मध्य ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए। तो कोई भी परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए आप दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका आप मध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि x y दो परिमेय संख्या है, उसके मध्य में x और y के मध्य में जितनी आप चाहे 100 200 1500 जितना चाहिए आपको, उसके बीच में आप उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में जितना चाहे उतना परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें। लास्ट में इसके बाद फिर मैं एक आपको चैप्टर लेकर आऊँगा, उस पर कोशिश करूँगा वीडियो देने के लिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। हाँ, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सर्च करके देखिए, मैथ स्टडी 98 बाय सुफियान सर। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को आप क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि हम कभी भी वीडियो डालें, कुछ भी वीडियो डालें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जा सके। और हमको आप फॉलो कीजिए यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर पे, ये सब चीज़ में आप हमको फोकस कीजिए, और इस चीज़ को, ये सब चीज़ को आपको पूरा डेफिनेशन याद करिए। नहीं तो आज यदि आप सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट का कोई तैयारी करना चाहते हैं, या बेसिक नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अति आवश्यक है ये सब डेफिनेशन करना। उसके बाद प्ले लिस्ट में आप जिस क्लास में है उस क्लास का पढ़िए, लेकिन ये सब चीज़ हम इतना ही बोलेंगे कि ये जो हम अभी डेफिनेशन बता रहे हैं सारा इस हर क्लास के लिए जड़ है, ये जड़ है, मैथमेटिक्स का जड़ है। कंपटीशन यदि आप करना चाहते हैं उसका भी जड़ है, सारा चीज़ का जड़ है। इसलिए इस चीज़ को
हाँ, आपको ज़रूरत है जिस चीज़ पर ज़रूरत है आप उस चीज़ को फिर कमेंट में लिखिए। हाँ, यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, फिर आपको जितना हद तक हो सके हम आपको हेल्प करेंगे। आप इसको पढ़िए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जोड़िए। सब्सक्राइब करने के लिए सबको आप हेल्प कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा आपके लिए सोचता हूँ, आप भी मेरे लिए सोचिए और हमेशा इसको, हाँ, एक बार नहीं होगा तो 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।